हमने चर्चा की थी पिछली वाली क्लास में संस्कृत शब्द और भाषा की। फिर हमने जाने थे भाषा के चरण, जो 3 चरण होते हैं। फर्स्ट चरण था वर्ण, सेकंड चरण था शब्द और थर्ड चरण था वाक्य। अब इस क्लास में ग्रामर का जो फर्स्ट टॉपिक होता है वर्ण विचार, उसी पे चर्चा होगी और उसी पे हम सीखेंगे, जानेंगे कि वर्ण होते क्या हैं। सबसे हमारा टॉपिक रहने वाला है वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम जानेंगे वर्ण। हमने पिछली वाली क्लास में जाना था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो हम इसकी परिभाषित कर सकते हैं भाषा या लघुतम इकाई वर्ण खतियते, कि भाषा की लघुतम इकाई ही वर्ण कहलाती है, या इसको परिभाषा के रूप में हम जान सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। संस्कृत में मुख्य रूप से वर्ण के भेद माने गए हैं। फर्स्ट जो माना गया है वो स्वर वर्ण है। सेकंड जो माना गया है वो व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, यह वर्ण के 2 भेद हैं। पहला भेद स्वर वर्ण है, सेकंड वाला भेद व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, जो किसी की मदद नहीं ली जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जो खुद के खुद प्रबल होते हैं, उन्हें बोलने पर, उच्चारण करने पर दूसरों वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जो स्वर की सहायता से उच्चारित हो, जो स्वरों की सहायता से उच्चारित हो। अगर इसको जानेंगे संस्कृत में तो स्वयं राजते इति शौरा, जो खुद के खुद प्रबल होते हैं उन्हें ही स्वर कहते हैं। स्वरेण सहायता येन उच्चारित है इति व्यंजन वर्णा। जैसे यहाँ स्वर उदाहरण के रूप में समझते हैं, जैसे ए के टुकड़े नहीं हो सकते, ए के टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए यह स्वर वर्ण में रखा गया है। जैसे हम जानते हैं इसमें उदाहरण के रूप में
क को उच्चारण करने के लिए इसमें स्वर ए का सहयोग लेना आवश्यक है, तो इसलिए यह स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। यह खुद स्वयं उच्चारित होते हैं। हाँ, सबसे पहले हम स्वर वर्ण की चर्चा करेंगे, उसके बाद में व्यंजन वर्ण की चर्चा करेंगे। यहाँ हम स्वरों के भेद पढ़ेंगे, स्वरों के प्रकार पढ़ेंगे, यहाँ हम व्यंजनों के प्रकार पढ़ेंगे और इनके भेद पढ़ेंगे। हमने जाना था सबसे पहले हम वर्ण पढ़े थे। वर्ण के दो भेद पढ़े हमने। एक तो पढ़ा हमने स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं स्वयं राजते इति शौरः। स्वयं राजते इति शौरः, जो खुद के खुद उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं ए, आ, ई, उ, ऊ, वी, ली, ली, ए, ओ, औ। यह स्वर के प्रकार हैं। एक है दवा, त्रय, चतुर, पंच, सट, सप्त, अष्ट, नव, दस, एकादश, द्वादश, त्रयोदश। स्वर वर्ण के जो प्रकार हैं वो 13 प्रकार माने गए हैं। इन्हीं प्रकारों को 3 भेदों में विभक्त किया गया है। स्वर के भेद 3 भेदों में विभक्त किया गया है। पहला भेद है स्वर वर्ण का ह्रस्व स्वर वर्ण। सेकंड वाला है दीर्घ स्वर वर्ण और थर्ड वाला है प्लुत स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनको उच्चारित करने में एक मात्रा का समय लगे। उच्चारित में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, इनके उच्चारण में ओनली एक मात्रा लगे, उसे ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन वर्णों में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिनमें 3 मात्राओं का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसको हम एकमात्रिक कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक मात्रा का समय लगता है। इसे हम द्विमात्रिक कह सकते हैं क्योंकि इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। इसे हम त्रिमात्रिक कह सकते हैं क्योंकि इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। अब इन जो हमने 13 प्रकार से स्वर पढ़े हैं,
यहाँ आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, उन 13 स्वरों में ही ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं। हम इनको अलग अलग करेंगे, पढ़ेंगे। ए, इसमें ओनली एक मात्रा है, तो इसको हम एक मात्रिक स्वर में रख देंगे। तो वो कौन सा है? ह्रस्व स्वर है। सेकंड वर्ण है आ, इसमें ए प्लस ए दो मात्रा है, तो इसे द्विमात्रिक वर्णों में रख देंगे। ई, यह एक मात्रिक है, तो उसे एक मात्रिक स्वर में, ह्रस्व स्वर में रख देंगे। ई, यह ई प्लस ई इक्वल ई होता है, तो दो मात्रा है, तो इसे द्विमात्रिक में रख देंगे। उ, यह एक मात्रिक है, तो इसे ह्रस्व स्वर में रख देंगे। उ, यह द्विमात्रिक है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर में रख देंगे। री, री भी एक मात्रिक है, इसलिए इसे ह्रस्व स्वर में रख देंगे, क्योंकि इसमें एक मात्रा से ही इसका उच्चारण होता है। री, री द्विमात्रिक है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर में रख देंगे। ली, ली भी एक मात्रिक है, इसलिए इसे एक मात्रिक में रख देंगे। ए, अब कभी कभार होता है कि भाई इस ए को हम कौन से में रखें, एक मात्रिक में रखें या द्विमात्रिक में रखें? तो ये हमारे को अब कमेंट करके बताओ कि बताओ इसको द्विमात्रिक में रखें या एक मात्रिक में रखें। आपको मैं ओनली 30 सेकेंड्स दे रहा हूं आपको कि इसे कौन से में रखें। हाँ, मैं बताना चाहता हूं, ए को हम द्विमात्रिक में रखेंगे। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब हम संधि का टॉपिक पढ़ेंगे तब। ए, ए भी द्विमात्रिक में आता है। ओ, फिर आपको मैं 10 सेकंड्स दे रहा हूं कि ओ को कौन से द्विमात्रिक में रखें या एक मात्रिक में रखें। ओ की चर्चा हो रही थी, तो ओ को भी हम द्विमात्रिक में रखेंगे और इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वाला है औ, औ को भी हम द्विमात्रिक में रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ह्रस्व स्वर जो हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण हैं, वो यहाँ पे हैं, और जो दीर्घ स्वर हैं वो यहाँ पे हैं। हमारे पास प्लुत स्वर के लिए कोई सा भी वर्ण नहीं है, तो प्लुत स्वर के लिए वर्ण हम कह सकते हैं कि दूर से बुलाने पर, जिसको दूर से बुलाया जाता है उसमें हम प्लुत स्वर का उच्चारण करते हैं, लंबा उच्चारण करते हैं। और इसमें दूसरा हो सकता है ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण भी हम दीर्घ अवधि तक करते हैं, तो इसलिए ओम का उच्चारण भी प्लुत स्वर में रखा जाता है। किसी को दूर से बुलाने पर भी प्लुत स्वर में रखा जाता है। दीर्घ स्वर को दूसरा हम द्विमात्रिक भी कह सकते हैं। इसको अपर नाम से भी जाना जाता है द्विमात्रिक। ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक कहेंगे और प्लुत स्वर को हम कह सकते हैं त्रिमात्रिक। कुल हमारे पास त्रयोदश है, तो त्रयोदश में एक, द्वा, त्रय, चतुर, पंच। पंच जो 5 की संख्या आएगी वो हमारे ह्रस्व स्वरों की आएगी। एक, द्वा, त्रय, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट। और जो अष्ट वर्णों की संख्या आएगी वो हमारे दीर्घ स्वरों की आएगी। अगर कुल मिला के हम वर्णों को जाने तो 8 + 5 13 होते हैं, तो इसलिए त्रयो जो स्वर हैं, जो स्वर वर्ण हैं वो कुल 13 हैं, त्रयोदश हैं।
हम अपनी जो भी ग्रामर नोटबुक बना रहे हैं अपने शब्दों में, उसको हम अपनी ग्रामर नोटबुक में राइट कर सकते हैं, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। वर्ण के फर्स्ट वेद में हमने पढ़ा स्वर वर्ण, सेकंड वेद में हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? जो स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वरेण सहायकायेन उच्चारित भवति इति व्यंजन वर्णा कथ्यते। मुख्य रूप से इसके भी भेद पाए गए हैं। भेद में पहला भेद है इसमें स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण फर्स्ट भेद है इसका। सेकंड भेद पे आएगा अंतस्थ व्यंजन वर्ण, वो लास्ट वाला भेद माना गया है। उसमें व्यंजन वर्ण, ऊष्मा व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जहां अपनी जिह्वा मुख के अनेक भागों को स्पर्श करती हुई वर्णों को उच्चारित करे, उसे ही स्पर्श वर्ण कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जहां वायु वर्णों को बोलने पर अंदर ही अंदर कार्य करे या अंदर ही अंदर रहे। ऊष्मा वर्ण उसे कहते हैं जिन वर्णों को बोलने पर गर्म वायु मुख से बाहर निकले या वर्णों का झटके से उच्चारण हो, उसे कहते हैं। स्पर्श वर्ण कैसे लेके मैतक माने गए हैं, कैसे मैतक, और इनकी संख्या 4 मानी गई है, इनकी भी संख्या 4 मानी गई है। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कौन से हैं, इनको 5 वर्गों में रखा गया है। पहला वर्ग होता है कै वर्ग, सेकंड चै वर्ग, थर्ड टै वर्ग, फोर्थ टै वर्ग और फिफ्थ पै वर्ग। हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। कै में होगा कै, ख, ग, घ, घ। इसमें होगा च, छ, ज, झ, ञ। इसमें होंगे ट, ठ, ड, ढ, न। इसमें होंगे ट, ठ, ड, ढ और न। इसमें होंगे प, फ,
ब, भ और मैं। हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, ये 5 वर्ग हैं, तो 5 को 5 से मल्टी करेंगे तो इन वर्णों की संख्या टोटल हमारे पास 25 हो जाएगी। जो अंतस्थ व्यंजन वर्ण हैं ये हैं य, व, र, ल। इन वर्णों को बोलने में वायु मुख से बाहर बहुत कम मात्रा में आती है या वायु अंदर के अंदर ही कार्य करती है। इन वर्णों में होंगे स, स, है। कुल मिला के 1 2 3 4, ये भी कुल मिला के 4 वर्ण है। 1 2 3 4, ये भी कुल मिला के 4 वर्ण है, 4 वर्ण है। तो व्यंजनों की जो संख्या आएगी हमारे पास है, तो इसमें स्पर्श प्लस अंतस्थ है प्लस ऊष्म। स्पर्शों की संख्या है 25 प्लस अंतस्थ की संख्या है 4 प्लस और ऊष्म की है संख्या 4। 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 4 33। तो कुल वर्णों की संख्या हमारे पास 33 होगी। कुल वर्णों की संख्या हमारे पास जो व्यंजन वर्ण हैं उनकी कुल वर्णों की संख्या हमारे पास 33 होगी। 33 में स्पर्श व्यंजन वर्णों की होगी 25, अंतस्थ वर्णों की होगी 4 और ऊष्म वर्णों की होगी 4। टोटल मिला के व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होगी। आप इसको अपनी ग्रामर नोटबुक ले रखे हो तो उसमें आराम से लिख सकते हो।